जी बच्चों, अब हम रूल्स डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड। फाइनेंशियल एसेट के अंदर हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट की हो इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, और ये हमने शेयर्स 1 से 19.99% शेयर्स वोट किए हों। ये रीज़न क्या है? वाई नॉट 20%? अगर हम 20% या उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो हमारी एसोसिएट बन जाती है। तो हम एसोसिएट नहीं बना रहे, हम उसको डील कर रहे हैं IFRS 9 के तहत। फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अब हम अपने पास से क्वेश्चन पूछेंगे, जी कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट की है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए की है? आंसर आएगा यस, हमारा टारगेट है कि हमने इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है। या आंसर कोई नहीं भी आता तो हमारा डिफॉल्ट ट्रीटमेंट है ये वाला। डिफॉल्ट ट्रीटमेंट क्या है? जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जब एसेट खरीदना है, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पर करनी है? तो जो उसका मार्केट वैल्यू होगी, फेयर प्राइस होगी, जो फेयर डीलिंग की होगी हमने, जितने के ऊपर मार्केट रेट चल रहा होगा उसके ऊपर हमने क्या करना है? इसको रिकॉर्ड करना है। कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएंगी, तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी जब हमने ये शेयर्स खरीदे एट टाइम ऑफ परचेज, यू कैन से एट टाइम ऑफ परचेज, तो फिर उसको हमने क्या करना है? उसको हमने एक्सपेंस आउट कर देना। जिस कंपनी इसके शेयर खरीदे होंगे वो डिविडेंड देगी, तो हमारे पास आएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम जब भी आए हमारे पास डिविडेंड, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है, एज एन इनकम दिखाना है। बैलेंस शीट डेट के ऊपर, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, अब हमने किस तरीके से इसको डील करना है? हमने इसको हर साल के एंड पर फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाना है। अब कुछ अप आ सकता है या डाउन आ सकता है, तो जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। जब डिस्पोजल होगी, जब हम बेच देंगे ऑन सेल, तो भी कोई गेन या लॉस होगा, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। मतलब यहां पर सवाए इन्वेस्टमेंट की मेन आइटम के, जो बैलेंस शीट आइटम बनेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। इसके अलावा जो भी गेन या लॉस होगा, हर चीज किस में जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जब भी फेयर वैल्यू रीमेजर की जाएगी तो उसका जो गेन लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बेसिकली ये ट्रीटमेंट ये है। ऑन अदर हैंड, अगर हम कहते हैं नहीं, हमारा पर्पस इसको लॉन्ग टर्म रखने का है, हमने इसको लंबे अरसे तक रख छोड़ा है, बस हमारा पर्पस इसको शॉर्ट टर्म जल्दी जल्दी बेचने का नहीं है, रख छोड़ा है, तो फिर अब हम इसको मींस हम डेजिग्नेट कर चुके हैं शेयर्स को इररेवोकेबल इन फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरीके से समझते हैं कि आप एक कॉलेज में गए, कॉलेज में आपने लाइब्रेरी में पढ़ना है, लेकिन रूल ये है लाइब्रेरी में अगर दाखिल हो गए सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान में अगर दाखिल हो गए, तो अब आप रात 8 बजे तक लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकल सकते। ये है इररेवोकेबल, बाहर नहीं आ सकते। दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि आपने कॉलेज जाना है और जाके कैफेटेरिया में बैठ जाना है, और कैफेटेरिया में क्या करना है? एंजॉय करना है, पढ़ना है, जो मर्जी करें। तो ऑप्शन दोनों हमारे पास हैं। इररेवोकेबल मींस वापसी नहीं है, नो चांस ऑफ वापसी। अगर हमने ये चूज कर लिया
सबसे पहली बात है कि हमारा पर्पस लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर पर्पस लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, तो फिर हम ये चूज कर सकते हैं। अगर हमने चूज कर लिया तो हम अकाउंटिंग ये वाली फॉलो कर लेंगे। अगर हमने चूज नहीं किया, हम बैठे हुए हैं, तो भी हमारा डिफॉल्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, वो तो यही वाला है। अब अगर हमने चूज किया है, यस वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग टर्म, और हमने लॉन्ग टर्म में डिसीजन करने के बाद भी हमने डिसाइड ये किया कि हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जाना है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जाना है, तो फिर क्या होगा। अब हमारे पास हमने खरीदना तो फेयर वैल्यू पर ही है, उसकी एक होगी परचेज प्राइस। अब जिस तरीके से एसेट को कैपिटलाइज किया जाता है, उससे रिलेटेड कॉस्ट को भी कैपिटलाइज किया जाता है, इसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी उसको भी हम क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे, और हमारी परचेज प्राइस का वो हिस्सा बन जाएगी। हाँ, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें, मसलन डिविडेंड आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। लेकिन साल के एंड पर जब हमने वैल्यू को फेयर वैल्यू पर लेकर आना है, तो तब हमारा ओसीआई में जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से, और ओसीआई से होता हुआ इक्विटी का पार्ट बन जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से हम इसको रख लेंगे। जब हम इसे सेल कर देंगे, सेल तो करना पड़ जाता है, एसेट खरीदा है उसको सेल करना पड़ सकते हैं, शेयर सेल करने हैं लॉन्ग टर्म में, 5 साल बाद 4 साल बाद जाके सेल किया जा सकता है, तो तब जो भी गेन लॉस होगा उस वक्त तो वो तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। लेकिन एक चीज, हमारे पास बैलेंस जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है, इसी तरह से कुछ बैलेंस ओसीआई में, फेयर वैल्यू रिजर्व में, इक्विटी में पड़ा होगा। तो अब ओसीआई से इसको शिफ्ट कर दो रिटेन्ड अर्निंग में। अगर सादे अल्फाज में बात करूं आपसे, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जस्ट लाइक ट्रीट कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह। हर गेन लॉस ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि फेयर वैल्यू पे हम रखते हैं। और ये वाला जो चल रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये IAS 16 के रीवैल्यूएशन की तरह से चल रहा है। उसमें भी जब डिस्पोजल हो जाती है तो हम एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग, जितना बैलेंस पड़ा होता है। तो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह पे क्या होगा, हमारा फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम आ रहा होगा, और कुछ भी नहीं है।